बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पेशगोइयों के माहिर, मौजूदा सियासत के रूह रवा, मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले और किसी भी वक्त मुस्लिम लीग नून की आंखों का तारा जबकि पीपल्स पार्टी के दुलारे जनाब फैसल वावड़ा आजकल कुछ उखड़े उखड़े नजर आते हैं। वैसे तो आज तक जितने भी सियासी पेशगोइयों के माहिर गुजरे हैं सभी अपने अपने वक्त के अहम तरीन और मंजूर नजर अफराद में शुमार होते रहे, लेकिन फैसल वावड़ा वो वाहिद शख्सियत है जिन पर किसी भी जमात का कोई बोझ नहीं है। वो जब चाहे पीटीआई पर चढ़ दौड़ते हैं और जब चाहे दिल में आए नून लीग के सर हो जाते हैं। आजकल मौसूफ एक के बाद एक इंटरव्यू में विफाकी हुकूमत और पंजाब पुलिस की खामियां गिनवाते हुए मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक प्रोग्राम में वो हाथ जोड़कर अपील करते हुए नजर आए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है बल्कि खत्म शुद्ध ब्रांड है। ये अच्छा काम भी करे तो कोई इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस ब्रांड से जान छुड़वाएं। वो डी चौक में एहतजाज को मिसहैंडल करने पर भी हुकूमत से खफा हैं और अलल ऐलान बता रहे हैं कि हुकूमत वक्त ही इसकी जिम्मेदार है जो आज या कल उसके नताइज भुगतेगी। नून लीग के साथ साथ वो हल्के और कभी सख्त अंदाज में पीटीआई के अंदर भी दरारें डालने में मसरूफ नजर आते हैं और बता ये रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को किसी और से नहीं बल्कि उनकी अपनी अहलिया से ही जान का खतरा है। वो बानी पीटीआई की जान बचाने की अपनी सी कोशिशों को कामयाब कराने और अपना नाम बनाने के लिए बिलावल भुट्टो से बगलगीर भी हो चुके हैं और दावा ये कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी तनाव को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उनकी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन मसला यह है कि नून लीग ना पीपल्स पार्टी और ना ही पीटीआई को उन पर एतमाद है और ना ही ये तमाम जमातें उनकी इस चाल को समझने में कामयाब हो पाई हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत एक नाकाम एहतजाज के बाद अपनी तमाम तर तवानाइयां खुद को संभालने की बजाय आपस में लड़ने पर सर्फ कर रही है। अली अमीन गंडापुर और महज शराफत की ऑडियो का चर्चा है, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और अपने ही अपनों को गद्दार डिक्लेयर करने पर तुले हुए हैं। ऐसा महसूस होता है कि पीटीआई खुद अपने जाल में फंस चुकी है और मुखालिफिन की अनथक कोशिशों के बावजूद खुद अपनी ही गलतियों से ज़मींबोस हो रही है। आज की पब्लिक ओपिनियन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फैसल वावड़ा किस नए मिशन पर हैं और फैसल वावड़ा को अचानक पीपल्स पार्टी और बानी पीटीआई की याद क्यों सताने लगी है। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हर कार्ड के इस्तेमाल के बाद अब बानी पीटीआई किस नए कार्ड की बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार रिजवान रशीद साहब, जवाद फैज़ी साहब, इसार राना साहब और इमरान याकूब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, इसार राना साहब, सबसे पहले तो ज़रा मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बता दीजिएगा कि फैसल वावड़ा आजकल आपने भी उनके बयानात सुने, कुछ बयानात मैंने उनके अपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुनवाए भी अपने नाज़रीन को और भी अपने मेहमानों को भी। क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किस मिशन पर हैं, चाहते क्या हैं अब वो? तो मुझे ऐसा लगता है कि डी चौक के वाक़े के बाद इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से खुश नहीं है। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस खूबसूरती से सारे वाक़े का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ने की कोशिश की और आर्मी चीफ साहब का नाम लेके कि उन्होंने आके हमारी मदद की और ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी हरकत जिसमें ये तासुर बन रहा था कि जी शायद कहीं फौज और अवाम सामने आए थे मोहब्बत में हद से आगे गुजर गए, तो ऐसे अल्फाज कह दिए शहबाज शरीफ साहब ने या फिर दानिस्ता तौर पर अदा किए गए होंगे सारा ना साहब? पता नहीं, वो बक रहा हूँ जनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का जो मेरा इस बीइंग जर्नलिस्ट कैलकुलेशन है कि वो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, जिसके बाद वावड़ा साहब मैदान में आए, उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हाँ लाशें गिरी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये शहबाज हुकूमत की नाअहली है, उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि ये पुलिस की नाअहली है, और फिर उन्होंने ये कहा भी कि शहबाज शरीफ ये मलबा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डालने की कोशिश ना करें। और इससे आप जरा समझ लें कि वावड़ा साहब जो भी कह रहे होते हैं बड़ा कैलकुलेटेड होते हैं। हाँ, और अगर अचानक उनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो ये एक्चुअली सामने वाले को ये बताने की होती है कि तुम जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। हम मतलब अगर इमरान खान कोई इतना गया वक्त नहीं है जो वापस नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ ये कि उनको नाहल निकम्मा और जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल ही फारिग करार देने का मकसद ही ये है कि उन्हें ये बताया जाए कि काका तुसी
अपनी हद में रह के खेलें। आप का ये एक जो वर्ड कुछ भी उन्होंने कार्रवाई इस्तेमाल डालते किया ना हैं साराना साहब, जिस पे अक्सर आप में और बहुत सारे तजियाकार जो हैं वो एतराज करते हैं कि अब बहुत सारे एंकर्स हजरात के अकाउंट से भी इस किस्म के अल्फाज नहीं आने चाहिए, लेकिन जब फैसल वावड़ा ने खतशुद का लफ्ज इस्तेमाल किया ना तो उस कैंप के लोगों की जो है ना तरफ मैंने देखना शुरू किया। जवाब फैसल साहब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में बैठकर तो ये भी कहा कि ये नून लीग है जो जिसने फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई के लोगों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। इतना बड़ा इल्जाम डाल रहे हैं वो नून लीग पर। देखिए, नून लीग लाई नहीं लाई, हुकूमत वक्त की मैं बात ज़रूर करूँगा। हुकूमत वक्त को जब ये नज़र आ जाए कि असलहा भी मौजूद है, आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं और दहशत गर्द भी मौजूद हैं, और जो कोई भी किसी वक्त भी, और फिर जब नारे भी ऐसे हों कि 17 दफ़ा हमला किया गया तो तीसरी दफ़ा जा रहे हैं। लेकिन आप सबकी रहनुमाई के लिए मरियम बीबी तो कह रही हैं गुलेले थी, पत्थर थे, कीलों वाले डंडे थे, आप असलहे की बातें कर रहे हैं, रबड़ की गोलियां। जी, असलहा तो सामने आया है, उसकी फुटेजेस भी आई हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं। अब इसके पीछे क्या रह गया? अगर मरियम बीबी ने नहीं कहा तो मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हूं, और उस दिन जो मैंने यहाँ देखा और फिर जिस किस्म की तकारीर हुई कि मैं अकेली खड़ी रहूंगी, और उसके बाद फिर वो यूं फरार होती हैं और हिडन हिल्स में जाके, वो कौन से ऐसे हिडन मामलात थे जाके तय किए जा रहे थे। लिहाजा इसमें देखिए, ये तो आइन कहता है, कानून कहता है। अगर आप ये समझते हैं कि नक्श अमन का खतरा है, अगर आप ये समझते हैं कि बलवाई आ गए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ईंट से ईंट बजाने की बातें हो रही हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम जाके जेल के दरवाजे तोड़ के लेके आएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि सारा कुछ कहने के बाद अगर हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला ये करती है कि फौज को बुला लेती है, तो आइन और कानून में। और आप तो इस मौका पर वो कादर पटेल साहब के दोस्त हैं मुराद सईद साहब, उनकी माजी की आप वीडियोस निकाल के देख लें, उसमें सुन लें, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि वो किस तरह कहते थे कि किसी को ये हक नहीं है। हत्ता कि वो तो ये कहते थे कि जो फेक न्यूज और जो फौज के खिलाफ जबान चलाएगा उसका भी बुरा हाल कर देना चाहिए। लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं जो वजारत दाखिला ने समझा, मोहसिन नकवी साहब ने दरखास्त की और फौज आ गई। अब इसको ताने बाने जोड़ना बनाना सानू भी और का काम कोई है नहीं, और किस तरह चलेगी हमारे भी मामलात। लिहाजा हमने भी वो टॉक शोज भी करने हैं, हमने सब कुछ करना है, अहले सियासत ने भी करना है, और चिंगारी दिखाने वालों ने वो भी सब कुछ करना है। मैं नहीं समझता लोगों तक रियलिटी और लोगों तक हकीकत को पहुंचाना अब ये अवाम ने डिसाइड करना है कि नहीं तो फिर किधर नहीं। अगर रियलिटी पहुंचानी थी, अगर जरिए आप देखिए, अगर रियलिटी पहुंचानी थी तो 278 लाशें भी हमने चला दी। किधर है वो लाशें? वो शहीद है, वो जिंदा है, और वो अपने घरों को चले गए, 12 रह गए पीछे। जाके हुकूमत से मांगे ना, मैंने तो किसी भी दिन 278 की बात नहीं की। अगर मैं कहूं 278 हैं तो फिर आप मेरे से जवाब सब सवाल करें ना, मैं तो नाम ही नहीं लिया। आपकी बात नहीं, जरिए आप देखें, ये मजमूई तौर पे मीडिया पे चला है। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि किसकी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं फैसल वावड़ा साहब, क्योंकि जिस कैंप से उनका ताल्लुक, आपने कल भी कहा कि जरिए आप जरूरी नहीं है कि हम फैसल वावड़ा साहब की हर एक बात को सीरियस लें, लेकिन सर बार बार कोई एक गुफ्तगू में कह गए हो तो चले समझ आती है। कल भी बहुत ही गरजे बरसे, ये तक कह दे कि कुरान पाक हाथ में उठा लें तब भी कोई इनकी बात पे यकीन ना करे। वावड़ा साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं, हाँ जी, ये दो किरदार ऐसे हैं कि जिनके दिलों के अंदर किसी भी वक्त पीटीआई की मोहब्बत जो है वो जोश भी मार सकती है, और वो पीटीआई के नाकदीन के ऊपर खुद कुछ हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उनका मुस्तकबिल फिलहाल पीटीआई के अंदर कोई सुनहरा नजर नहीं आता। अच्छा। और मेरा मतलब है, मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था कि पानीपत के मैदान के ऊपर उन्होंने 17 हमले करने की बात की है गंडापुर साहब ने। अच्छा, 17 हमले सोमनाथ पे हुए थे, और सोमनाथ जो है वो मुंबई के पास वाक़या है, गुजरात उनका सूबा है भारत का। और जो पानीपत का मैदान है, अगर वो आप दिल्ली से अंबाला और कश्मीर की तरफ जाएं तो रास्ते में पानीपत का मैदान आता है। अच्छा। तो इन दोनों के दरमियान कोई 1200 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो फिर मुझे याद आया कि वो जो होते हैं ना, वो जर्मनी और जापान की सरहदें ऐसे ही मिलाई जाती हैं। कमिंग बैक आपके सवाल की तरफ, देखिए इन दोनों असहाब को अपनी पीटीआई के अंदर वापसी मकसूद है। अच्छा। और उस वापसी से पहले उन्होंने
बिलावल साहब से मुलाकात भी कर ली है, जिनके वोटों की बुनियाद के ऊपर वो सेनेटर बने थे। फवाद चौधरी की तो मान भी ली जाए रिजवान रज़ी साहब, फैसल वावड़ा जिनके कंधों पर सितारे लगे हैं, उन्हें क्या जरूरत पीटीआई में वापस जाने की? पीटीआई की जो अभी देखिए ना, उनकी बाहमी सरफटव्वल है, हमें ये कोई हक नहीं कहने का, पार्टी के उनके अपना मामला है, उससे कुछ वैक्यूम तो पैदा होगा ना। उस वैक्यूम को फिल करने की इन लोगों का ख्याल है कि ये वर्थ रखते, तो लिहाजा वो ऐसी बातें करें जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बानी के लिए या पार्टी के अंदर कुछ हलकों के लिए काबिल कबूल हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता उनकी कबूलियत होगी। मेरे ख्याल के अंदर जनाब अली जफर और जनाब बैरिस्टर गौहर की नामजदगी जो है जुडिशल कमीशन के लिए, और दोनों का जो मिजाज है वो गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल करने का मिजाज है, अली जफर का भी और गौहर भाई का भी। तो मेरा ख्याल है कि इनकी नामजदगी जुडिशल कमीशन के जरिए एक खास किस्म का पैगाम है जो कि भिजवाया गया है मुतलका हलकों को, और ये दोनों नरम दिल हैं और नरम खूब ही हैं, वो इसलिए मैं ये समझता हूँ। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेने के बाद जब आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो डिस्कशन यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी, और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि बानी पीटीआई के पास आखिरी ट्रम्प कार्ड जो है, अगर है तो वो क्या है, और क्या वो उसके सहारे आगे चलकर अपनी सियासी लाहे अमल को मजीद मजबूत और यकीनी बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल असद उमर साहब, जिनका एक तवील लंबे अरसे तक ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सानिहा 9 मई के बाद उन्होंने सियासत को भी खैरबाद कहा। हमने देखा कि कल उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में डिटेल इंटरव्यू हुआ उनका, और बड़ी ही मतलब अगर मैं देखूं तो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल माइंडसेट, जिसके हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी सूझबूझ रखने वाली क़यादत की ज़रूरत है। तो बड़ी कल अच्छी उन्होंने बातें की कि पीटीआई को क्या करना चाहिए, नून लीग क्या कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपना किरदार अदा कर सकती है, या एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए। इन तमाम तर बातों में उन्होंने एक जुमला ये भी कहा कि रास्ता अभी भी मौजूद है, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद सियासी जमातों को और मुक़तदरा को यहीं पर रुक जाना चाहिए और यहाँ से बाकी का हल तलाश करना चाहिए। इसार अरा साहब, ये बात पीटीआई के अंदर मौजूद लोग भी मान रहे हैं कि लीडरशिप का फुकदान है, किसी को तो लीड करना होगा किसी बेहतर अंदाज में। 26 नवंबर का वाकया, या यूं कह लीजिए, आपको लगता है कि इसको अभी तक अच्छा, अभी साराना साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि जो हो चुका है, आपको लगता है कि इसको अभी तक अपने लिए बेहतर अंदाज में कौन सेल कर पाया है अपने वर्कर को, आया के मौजूदा हुकूमत या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, रास्ता हमेशा मौजूद होता। जब पीटीआई के लोग जो थे केपीके से इस्लामाबाद के लिए चले थे, उस वक्त से लेके आज की तारीख तक सिर्फ 26 और 27 के 2 दिन अगर आप निकाल दीजिए, 26 की रात को और 27 के दिन को, इस वाक़े को तमाम पार्टियों ने अपने वर्कर को पूरी तरह सेल किया। मैं आपके इस सवाल के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। जी। देखिए, पीटीआई ने ये किया कि बानी पीटीआई ने जो कहा था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, वर्कर निकला, वो एक क़यादत का, कोई कहते हैं वो उसने गद्दारी कर दी, कोई कहते हैं वो बाहर चली गई, वो, लेकिन ओवरऑल हम अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब हो गए। हम अपने वर्कर को निकाल के डी चौक पहुंचाने में कामयाब रहे। इस दौरान जो पीएमएल-एन का वर्कर अपनी क़यादत और अपनी हुकूमत से शाकी था, उसने ये बयानिया सेल किया अपनी हुकूमत को कि देखिए जनाब, ये हर दफा मुंह उठा के आ जाते थे, इस दफा हमने सिर्फ इनको जरा धमकी लगाई है तो इनका भागना देखिए। तो पीएमएल-एन ने भी अपने वर्कर को पूरी तरह सेटिस्फाई किया। जहां तक बात आपने असद उमर साहब की है, असद उमर साहब पीटीआई ज्वाइन करने से पहले पीएमएल-एन गवर्नमेंट का हिस्सा थे ना, एडवाइजर भी रहे हुए हैं ना पीएमएल-एन के, तो उनके पास दोनों हुकूमतों का तजुर्बा है। तो दोनों के हवाले से वो जो फरमाएंगे, मेरा ख्याल है कि वो घर के भेदी होंगे, और वो उनकी बात ये इस काबिल नहीं है कि उसे फेंका जा सके, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ताहम मैं ये समझता हूं कि देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो मुमकिनात का खेल है जी। जो सियासतदान मौजूदा सूरत हाल जिसमें वो फंसा हुआ हो, उसमें से अगर ये ना मानने को तैयार हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका मतलब है वो सियासतदान नहीं होता।
ऑप्शंस हमेशा मौजूद होते हैं, बस उसको अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक एक्सप्लॉइट करने की और उनको उनसे फायदा उठाने की जरूरत होती है। ऑप्शन अब भी मौजूद। ठीक है, इसार राना साहब, ऑप्शन अब भी मौजूद है, यही बात की कल असद उमर साहब ने और रिजवान रज़ी साहब ने भी ये कहा कि हाँ ये है। और अलीमा खान साहबा ने भी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही बोला था कि खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको मजीद इलेबोरेट किया असद उमर साहब ने। और 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ यादें ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त बाकी लोग कमरे में बैठकर ये सोच रहे थे कि हमने लाहौर जाने के लिए कब फ्लाइट लेनी है, कब निकलना है, ये वो, तो बानी पीटीआई उस वक्त कैप्टन इस सोच के साथ, एक सवाल के साथ एंटर हुए कि मैं ये सोच रहा हूं कि किस बॉलर को किस कॉम्बिनेशन में खिलाना है। जिन लोगों ने खान साहब की सियासत को बड़ा करीब से देखा है, जिनमें एक तजुर्बेकार खुद असद उमर साहब भी हैं, वो ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है? पहले तो खान साहब ने कह के अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। अच्छा। अब तक उनके कमरे की कोई 10 दफा तलाशी हो गई है कि कार्ड कितने लुकाए है। अच्छा। वो हुकूमत ये समझ रही है कि कोई शायद मोबाइल का कार्ड है या कोई ट्रम्प का विजिटिंग कार्ड है जो इनके पास है। सही। खान साहब का एक बात समझे, वो माइंड गेम के एक्सपर्ट हैं। वो हमेशा कोई एक चीज़ ऐसी शोशा ज़रूर छोड़ते हैं जिससे सामने वाला पैनिक हो जाए। लेकिन इसके पीछे ज़रा आप देखें कि जो कल अलीमा आपा ने भी कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ और मोहसिन नकवी के खिलाफ FIR कटवाई। कहीं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, कहीं उन्होंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा। ठीक है ना, चाहते तो कह सकते थे, वो तो बहुत कुछ कह सकते थे, कहते रहे, और उन्होंने नहीं कहा। तो ऐसे लगा जैसे जुमले कहीं फंस से गए हो, कहीं रुक से गए हो। हाँ जी, तो ये बात, और मैं बिल्कुल रजी भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स, अगर कुछ सियासतदान मुमकिनात उसकी खत्म हो जाए तो उसकी तो खत्म हो गई ना जिंदगी। उसने कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालना होता है। और फिर इमरान खान का देखें, कोई माने या ना माने, बहरहाल वो एक उसने साबित किया कि वो एक सियासतदान है और बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके उसके पास भी कुछ चीजें तो मौजूद हैं। और जिन लोगों के ऊपर हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कल उन्होंने कहा बैरिस्टर के गौहर के लिए कि या तो उन्हें हालात का इल्म नहीं या वो फिर समझ नहीं पा रहे। उन्होंने उस बात को गोल कर दिया कि बैरिस्टर साहब जो हैं उन्होंने हलाकतें नहीं बताई, सेंसिटिविटी नहीं बताई। कुछ चीजें तो उन्होंने छोड़ी हुई है, कुछ मैं भी जानता हूं, मैं खान साहब को पुराना जानने वाला हूं। कुछ जगह दरवाजे वो छोड़े रखते हैं कि यहाँ से हवा आती रहे, खुली रहे, ये वो। और अगर ये वाला एडवेंचर मिस एडवेंचर ना होता, डी चौक वाला, तो ये बात तो तय थी कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं और वो राब्ते जारी थे, वो अब ठंडे हुए। मुझे एक किसी आदमी ने कहा कि वो इस बात के बाद वाकई ये वो राब्ते ठंडे हो गए। मैंने कहा तो दरवाजे बंद हो गए? उन्होंने कहा नहीं, दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, ना एस्टेब्लिशमेंट करती है ना पॉलिटिशियन करते हैं, वो खुले रहते हैं। ताकते झांकते रहा कीजिए, खिड़कियां बेसबब नहीं होती, खिड़कियां बनी होती हैं ताकने झांकने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब ने फिर एक बैकडोर डिप्लोमेसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू कर दी है। जवाद फैजी साहब, सानेहा 9 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जिस तरीके से एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर उसे यूटिलाइज किया, आपको लगता है कि 26 नवंबर की रात जो कुछ हुआ, ये सुनहरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो अपने कार्ड्स खेल जाए? देखें, सियासत में जिस तरह मेरे दो भाइयों ने ये कहा कि नामुमकिनात का खेल नहीं है बल्कि इसमें हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, अच्छे तरीके से खेल नहीं पाए। 2 दिसंबर की रात जो 3 रुकनी कमेटी महात्मा से जेल में मिली, उसमें वो क्या सुन के आए, फिर उनकी अपनी इजलास में क्या गुफ्तगू हुई, और खान साहब ने जो कहा कि जब संजानी कह दिया था तो क्यों नहीं वहाँ रुके। फिर इस किस्म की बातें भी सामने आई कि उन्होंने कहा कि फ़लाँ तबकात के लोग और वो जो क्रिमिनल्स थे या दहशतगर्द थे वो क्यों शामिल किए गए। लिहाजा कहीं ना कहीं तो कोई मामला है। और मेरा ख्याल है, अभी जिस तरह कहा गया कि वो सियासतदान भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, मैं समझता हूँ कि वो खिलाड़ी पना ज़्यादा साबित करते हैं और इस मुल्क से खेलने की कोशिश ज्यादा करते हैं। वो हमने चाइनीज प्रेसिडेंट की दफा भी देख लिया, हमने SCO की तरफ भी देख लिया, बेलारूस के प्रेसिडेंट के आने पे भी देख लिया। मुल्क से खेलना कोई खिलाड़ी होना नहीं होता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अकल जरूर आई है, मगर ये पार्टी खेलना था। जवाद फैजी साहब,
बुखलाई भी तो हुकूमत नजर आ रही थी। अगर बंद तो सब कुछ लाशों उसने की खुद बात कर है, दिया। देखिए मुझे आप बता दें, अब मुझे आप बताइए, ज़रियाब अली अमीन गंडापुर का बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हम मर के आएंगे, हम शहीद होके आएंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, यानी कि शक के पढ़ने या कि नहीं पढ़ने। लिहाजा इस किस्म की गुफ्तगू जब की जाएगी, लिहाजा उसमें मुझे बताएं, नौजवान है अगर कोई ऐसा है वो जो जिसने कड़ा पहना हुआ है दौलत शाह का, वो तो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। और फिर जिस तरह उलमा के अंदर, मसाजिद के अंदर वहां फंड्स तकसीम किए गए हैं अरबों रुपए के KPK के अंदर, लिहाजा उस किस्म का भी तबकात आ सकते हैं कि घर 5 लाख दे आया वहां, अब मैं शहीद भी हो जाऊं तो खैर है। लिहाजा जब आप जज्बात से खेलेंगे तो इस खेलने को मैं कह रहा हूं आसाबी तौर पे तो जंग होनी चाहिए। लेकिन सियासत में तो होता ही यही है ना जवाद फैजी साहब, आपको हौसलों और जज्बों से खेलना पड़ता है। यहाँ पे बंदूकें या लाठी नहीं चलती। सियासत में लाशें नहीं है, सियासत में लाशें नहीं हो सकती। वो मैं उसको सियासत ही नहीं समझता, वो मुल्क दुश्मनी है जो लाशों की सियासत करे और कह के करे कि हमें मार दिया जाएगा और जनाजे पढ़ लेना और हम अब छोड़ेंगे नहीं। फिर आप और मैं जैसे लोग बैठ के ये बातें कह रहे होते हैं, ये बड़ा इनकलाबी बन के निकले थे, और फिर कई लोगों ने तो सवाल ये भी उठाया कि ये लोग रुके नहीं, ये लोग भाग गए। मतलब इस बात का इंतजार किया जाता है कि स्ट्रेट फायर कर दिए जाते हैं। एनीवेज नहीं तो भागे तो है। देखें आपने अभी ट्रंप कार्ड, वो इसार साहब ने बड़ा सही कहा कि वो विजिटिंग कार्ड लेके फिर रहे हैं ट्रंप का। मसला क्या है, आखिरी कार्ड इनका अब है क्या? पहले आखिरी कॉल थी, अब आखिरी कार्ड ये है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चे और खवातीन, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे, उनका मुजाहरा करवाया जाए, उनका मार्च करवा दिया जाए। ये किस तरफ जा रहे हैं? चले लेट्स सी ऐसा सोचा भी जा रहा है या नहीं। हमारे खान खैली जवाब फैजी साहब, इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काफी देर से मुझे इंतजार था कि वो कॉल पर हमारे साथ मौजूद हो। इमरान याकूब साहब, काफी कुछ इकट्ठा हो गया आपसे जानने के लिए। जरा पहले तो तज्जिया मुझे ये बता दीजिए, ये फैसल वावड़ा साहब की आनिया जानिया, उनका मिलना मिलाना, उनके इंटरव्यूज, उनकी टेबल टॉक्स हमें समझ नहीं आ रही है आखिर वो क्या चाह रहे हैं, या जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं। तो इस पर आपका तज्जिया मैं चाहूंगी। दूसरा ये भी कि ये बानी PTI के पास आखिरी कार्ड क्या हो सकता है, जिसके बारे में कल असद उमर साहब ने भी कहा कि वो कप्तान है, वो खिलाड़ी है, वो तो आखिरी लम्हे तक खेलते हैं, और जो उनकी सियासत को जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ रखने पर, मतलब यानी कि कुछ ना कुछ होता है उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई माजरत मेरी आपसे भी और रिजवान रजी साहब से, इसार राना साहब से, जवाद फैजी साहब से। एक्चुअली मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया और लाहौर की ट्रैफिक जो इस वक्त होती है छुट्टी के वक्त की वजह से इंतहाई उसकी बुरी हालत होती है, इसलिए मैं फंस गया। मेरी माजरत ये कबूल करें। दूसरी बात, अब आपने जो 2-3 सवालात कर दिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले फैसल वाडा साहब की बात कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब जो हैं वो हमेशा देखें कि अपनी जो सियासत करते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं, वो कोई असूली सियासत नहीं होती। फैसल वाडा साहब जो है वो एक पॉलिसी के तहत सियासत करते हैं, और जिस तरह से हमने जो सुना, पढ़ा या देखा था, पहले ये समझा जाता था कि असूलों पे सियासत होती है और सियासत बड़ी एक असूली चीज है। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जब आप किसी प्रोग्राम में लाइव जाएं और वहां जाके साथ अपने बूट ले जाएं और सामने टेबल पे रख लें और उस पर फख्र महसूस करें, तो मैं समझता हूँ उस एंकर को और उस मेहमान को दोनों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि वो करने क्या जा रहे हैं और दिखाने क्या जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस चीज पे आ जाएं कि फैसल वाडा साहब देखें जिस तरह से वो सेनेटर मुंतखब हुए, जिस तरह से वो सियासत करते नजर आते हैं, जो वो बातें कहते हैं, बाज चीजें तो लोग तो ये भी कहते हैं कि चीजें पहले उन्हें बता दी जाती हैं, फिर उस पर टेम्परेचर ले लिया जाता है, फिर टेम्परेचर लेने के बाद मामला और तरह की होती है। ये सारी चीजें जो है ये आपके सामने हैं। लिहाजा मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब मौजूदा सियासत की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप उनको ये आप समझे कि अगर आपने इज्तिमाई तौर पे देखना हो तो हमारी सियासी पार्टियां बड़ी माजरत के साथ MQM देख लें, हमेशा उन्होंने जो सियासत की, चौधरीयों ने जो सियासत की, आपके मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो अगर सियासत की अक्सरियत में उसको देख लें, PTI ने ये अपोजिशन में आने से पहले जो सियासत की, तो शेख रशीद साहब फरमाते होते थे, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत नसीब दे, कि मैं तो 4 नंबर गेट की सियासत करता हूँ। तो सियासी जमातें जब जो है ये फख्र महसूस करती हैं इस तरह की सियासत पे,
तो फिर हम तबसरा करने वाले कौन होते हैं? फिर हम तो ये समझते हैं कि वो इज्तिमाई काम करती थी, फैसल वाडा साहब वो इनफरादी काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि फैसल वाडा साहब ने कोई ऐसी चंबे की बात की है जिसपे हम सब हैरान हो। अच्छा, अब आ जाता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ कि बानी चेयरमैन जो हैं उनकी सियासत, उनका आखिरी कार्ड क्या होगा? तो देखें, वो तो हर कार्ड आखिरी कार्ड समझ के खेलते हैं। और वो बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि इसार राना साहब से मेरा एक जाती बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक है, इसार राना साहब बुरा ना मना जाए, लेकिन यहाँ पे वो भी कोई असूली सियासत नहीं कर रहे। उनका मसला ये है कि वो इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त अच्छा, मैं डर गया इमरान के आप ये कहने लगे हो, मैं इमरान साहब नहीं, मैं डर गया कि आप शायद ये नहीं एक जुमला, मैं डर गया आप ये कहने लगे हो कि इसार राना असूली सहाफत नहीं करते, और वो असूली सियासत कोई नहीं करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसका? राना साहब उन सहाफियां तो असूली रहन दियो। जवाद फैजी साहब हैं, आप हैं, रिजवान रजी साहब हैं, हम सब लोगों ने इकट्ठे कितना वक्त गुजारा, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक दूसरे की मेहनत से वाकिफ हैं। मामला ये है कि ये कुछ चीजें नई नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी लीडर इक्तदार के लिए सियासत करते हैं। यहाँ पे वो मर के लीडर खत्म हो गए जो स्कूलों में सियासत करते थे। अच्छा। लिहाजा खान साहब भी सिर्फ ये चाहते हैं कि इस तरह का दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बन जाए कि जिससे वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे मजबूर हो जाए कि उनके साथ बैठ जाए और कि आजा काका तू दोबारा खेल ले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इमरान याकूब साहब, एक कार्ड हुकूमत ने यानी कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल किया था सानेहा 9 मई के हवाले से कि साल गुजर गए लेकिन अभी तक वो 9 मई अपने प्रोग्राम्स में बैठकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली 26 नवंबर का वकवा हमारे सामने है, तो आपको लगता है 9 मई को उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? अब 26 नवंबर जो है, अगर पीटीआई बेहतरीन तरीके से अपने मामलात को देख ले और इस दिन को देख ले, जो 12 शहादतें अगर वो कहते भी हैं उसका बोझ उठाए, वो अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि असद उमर ने यह भी कहा कि रास्ता तो मौजूद है, रास्ता निकल सकता है अभी भी, अब यहीं पर थम जाना चाहिए। असद उमर साहब तो बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन उनसे भी ये पूछ लीजिएगा उनके भी एडवाइजर जो थे जनरल पाशा साहब, वो उन्हें क्या कहते थे। मामला तो ये है कि आप तो उसकी बात पे बात करें ना कि जो अपनी, फिर वही बात है कि बात असूली सियासत की तो है नहीं। बात ये है कि असद उमर साहब जब रास्ता मौजूद थे तो फिर पीटीआई इसको छोड़ क्यों गए थे? फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं फिलहाल सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। तो खान, उस वक्त तो खान को इन सब लोगों ने छोड़ दिया था। आज ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं किस मुंह से करते हैं? पहले मुझे ये तो बता दें, चले इमरान खान के साथ जो लोग रहे वो अच्छी सियासत करें बुरी सियासत करें, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने लीडर का साथ तो नहीं छोड़ा। लेकिन असद उमर साहब हों या दूसरे लोग हों जो छोड़ गए थे, वो अब ये अगर कहें कि जी हमने दुआओं में आके किया, ये किया, वो किया, तो क्या दूसरों पे दबाव नहीं था? डॉक्टर यास्मीन राशिद पे कोई दबाव नहीं है, वो बेचारी कैंसर की पेशेंट है, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। ठीक है इमरान साहब, पॉइंट आपका अच्छा है। मैं जरा इसाराना साहब से इस पे उनकी टेक ले लूं। इसाराना साहब, लीडरशिप का जब फुकदान हम लोग जिक्र करते हैं तो लीडरशिप का फुकदान इसीलिए है ना कि जो सेन वॉइसेस थी या जो सियासी लोग थे वो छोड़कर चले गए। अगर वो थोड़ी सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते तो शायद आज पीटीआई को ये दिन ना देखने पड़ते, ये हालात ना देखने पड़ते। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई सियासी पुख्तगी का मामला था। अच्छा, देखें, बात तो कड़वी है और बात हमें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। जब लोगों को अगवा किया जाएगा, लोगों को उनकी कमज़ोरियां दिखाई जाएंगी, लोगों को बताया जाएगा कि आपको जलील और रुस्वा कर दिया जाएगा और लोगों को तशद्दुद किया जाएगा, बड़े सीनियर सीजन लोगों को तशद्दुद किया जाएगा, बड़े इज़्ज़त वाले लोगों को, उनकी बहन बेटियों को उनकी वीडियोज़ भेजी जाएंगी, तो ऐसे में कौन है जो पुख्तगी का मुजाहरा करेगा सिवाय ये कि अपनी जान बचाने के और अपनी इज्जत बचाने के। मैं तो इस बात को इस तरह ले ही नहीं रहा। अब फवाद चौधरी पे जो कहा जाता है, तो फवाद चौधरी हो या कोई और भी हो, मैं एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि यार जब आप उनको पकड़ के रात भर टॉर्चर करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, वो मैंने अभी दबे लफ्जों में कहा कि लोगों के बड़ी उम्र वालों की वीडियोस तो आप बच्चों तक को शेयर कर देंगे,
तो उसके बाद आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते, कोई बंदा कहे नहीं ये फिर भी मैं खड़ा है। यार हम इंसान है, ह्यूमन बीइंग है ना, हमारी सबकी एक लिमिटेशन है, उससे बाहर तो नहीं जा सकते हम। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने अखलाकियात का दामन छोड़ दिया है। हम लोग वर्कर्स के हवाले से तो बात करते हैं कि वो ट्विटर पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये मौका फ्राहम किसने किया है रिजवान रजी साहब? ये भी तो बड़ा अलमिया रहा है ना कि जिसकी वजह से ये मामलात यहाँ तक पहुंचे। और अभी भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि PMLN में ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो सियासी बसीरत रखते हो और कहते हो कि मामलात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद इन लोगों की बातें इनकी पार्टी के अपने लोग भी नहीं सुनते। क्या एजाज चौधरी जो हैं वो बीमार नहीं है? क्या पीटीआई की क़यादत ने कभी ख्याल किया कि इनका भी जिक्र कर दिया जाए किसी ट्वीट के अंदर, किसी प्रेस रिलीज के अंदर? ये जो हमारा सियासी कल्चर है ना, ये एक दिन के अंदर खराब नहीं हुआ मेरे भाई। देखिए अब जेआईटी बनी है, वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी है, और उसका आपने TORs पढ़े, उसके अंदर 9 मई के वाक़े के अंदर भी जो मुल्ज़मान शामिल थे उनकी तहकीकात करना और तफ्तीश करना भी शामिल है भाई। साल के बाद हम तहकीकात करने के लिए वो वीडियोस इनवाइट करेंगे जो उन्होंने खुद बना के की थी। तो आप इससे एक तो अंदाजा कर लीजिए हमारे निजाम की इसके बारे में संजीदगी के हवाले से। लेकिन एहतजाज मैंने ये करना है यार, ये जो महमूद रशीद और एजाज चौधरी जो हैं वो असद उमर से 1000 दर्जे बेहतर, वो आज भी अपनी कमिटमेंट पे, लॉयल्टी पे खड़ा हुआ है। वफादारी बशर्ते उस तवारी असले ईमा है, मरे काबे में तो मरे बुत खाने में तो गाड़ो काबे में ब्राह्मण को। अगर वो अपनी कमिटमेंट पे खड़े हैं, सफर कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत महमूद रशीद को और एजाज चौधरी को या डॉक्टर यास्मीन राशिद को दस्तयाब नहीं थे? शायद आज भी दस्तयाब है। उमर सरफराज चीमा, हाँ चीमा, क्या उसे दस्तयाब नहीं है? वो इतना खूबसूरत नौजवान जो होता था, अब मेरा मतलब है देखने से हौल आता है उसको, ठीक है, मेरे उसके साथ फैमिली टर्म्स हैं, और वो जितना स्मार्ट आदमी था उसका हमने क्या कर दिया भाई? क्या उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन दस्तयाब नहीं था? है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया यार। ऐसे कीमती लोग होते हैं जो अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहते हैं। तो इनको किसी ऐसे बंदे से जिसने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो उससे इक्वेट ना किया जाए, ठीक है? मैं भी हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कल को कोई टॉर्चर हो तो मैं भी वो बर्दाश्त ना कर सकता। चले इन दी एंड वही बात आ गई, इस माने से पॉइंट आप अपने रेज कर दिए, लेकिन फैसला पीटीआई नहीं करना है कि उन्होंने किस शख्सियत के साथ क्या बर्ताव रखना है और कितनी गुंजाइश मौजूद है उसकी पार्टी में वापसी के। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे IMF की अगली किस्त के हवाले से कि हुकूमत को अब एक नए इम्तिहान का सामना है। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अगली किस्त से पहले IMF की पहला जायजा है हुकूमत के 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल हमें नाकाम नजर आ रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो है PTI को खुडे लाइन लगा देना, जिसमें वो हर गुजरते दिन के साथ अपना कोई ना कोई स्कोर बनाते हुए हमें नजर आती है। नहीं मैनेज कर पा रही तो शायद मईशत नहीं मैनेज कर पा रही, क्योंकि जो नेट टैक्स रेवेन्यू है, तालीम है और सेहत के अखराजात है, इसका हदफ जो है वो हासिल ताहाल नहीं किया जा सका। जवाद फैजी साहब, एक तरफ तो सियासी बहरान और सियासी मसाइल का शिकार है ही हुकूमत, लेकिन ये जो मुआशी अशारिये हैं ये भी कुछ बेहतर नहीं हो रहे। रोज बरोज मैं भी और हमारे दीगर जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो बता तो रहे होते हैं कि आज जो है स्टॉक मार्केट ने ये इतनी सतह अबूर कर ली, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन हासिल वसूल तो कुछ नहीं है। देखिए 2017 में पाकिस्तान दुनिया में 22वीं उभरती मईशत थी, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, किस तरह अपने हाथों से सारी चीज़ों को तबाह करने की कोशिश की गई और जिस तरह साजिशें की गई उसका खुमियाजा तो पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए हुकूमत डेफिनेटली जब आप दस्ते नगर होंगे, जब आप कर्ज लेने जाएंगे तो शराइत भी मानेंगे। यहाँ चले जाए ना आप 125 लेने मोटरसाइकिल और खान साहब अपनी शराइत पे आपको किस्तों पे देंगे, लिहाजा जब आप मुल्क चलाने के लिए उस सतह पे जाएंगे तो शराइत मानना पड़ेगी। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, सुई गैस के हवाले से भी प्रेशर है कि नर्ख बढ़ाए जाएं, रेट्स बढ़ाए जाएं। हम क्यों नहीं कर लेते, और मैं ये तजवीज़ भी दूंगा, मैं पहले भी ये कई दफ़ा कह चुका हूँ
کہ ایک طرف اسلام آباد کی 8-8 کنال اور پھر فارم ہاؤس لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو، وہاں پہ بھی اسی ریٹ پہ گیس دی جا رہی ہے اور غریب بیچارے کو بھی اسی ریٹ پہ دی جا رہی ہے۔ اس گھر میں جہاں 8-8 گیزر لگے ہوئے ہیں اور چولہے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی وہی ریٹ ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں تو کرنی تو پڑے گی، لیکن کچھ ہمیں خود اصلاحات کرنی چاہیے۔ نہیں وہ تو چل رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی جب گیس نہیں آئے گی تو وہ چلیں گے ہی۔ اصل مسئلہ بھی تو یہی ہے نا کہ اگر ہم سارا دن یہی سوچتے رہیں گے اور یہی بیان کرتے رہیں گے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہونی ہے، باہر سے آنے والے جو یہاں پہ آ کے معیشت کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکا جائے گا، انہیں تصویر ایسی دکھائی جائے کہ بچ جانا، یہ 1 کلومیٹر دور جو ہے وہ گولیاں چل سکتی ہیں، لہٰذا پھر گیس کیا آنی ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ تو ہمت ہے میری آپ کی بھی اور اہل حکومت کی بھی جو گزارا کیے جا رہے ہیں، وگرنہ جو تصویریں ہم دکھانا چاہتے ہیں، جو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پڑا ہے تمہارا ریڈ زون اور یہ اسلام آباد پڑا ہے، کسی بین الاقوامی شخصیت کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہم جس ملک کے پاس جاتے ہیں، سی پیک لینے جاتے ہیں، اس پہ کام شروع کرتے ہیں، نہ جی نہ اس کو داغدار کر دیں۔ آپ سعودی عرب کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا نہیں ہے بیان پیرنی صاحبہ کا؟ اس سعودی عرب میں جہاں مسافے معان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور محمد بن سلمان نے پاکستان دورے کی جو ہے وہ دعوت قبول کی ہے، یہ وہی ہے نا جس کے ڈرائیور بھی بنے تھے اور اسی کے جہاز میں ان کے خلاف بات کی تھی، یہ وہی ہے نا جہاں پہ پیروں سے بھی ننگے ہو کے چلے گئے تھے، مرات لی تھی، شادیاں کی اور 2 شوہر لے کے چلے گئے۔ لہٰذا ان حالات میں پھر اگر یہ باتیں ہم کریں گے نا تو بڑی ذرا مشکل ہو جائیں گی اور بعض دوستوں کو ناگوار۔ چلیں ٹھیک ہے، عمران یعقوب صاحب، جواد فیضی صاحب نے کہا کہ نا جب حکومت کو یہی رہے گا کہ اسلام آباد پہ ارغار ہونے والی ہے، اسلام آباد پہ حملہ ہونے والا ہے، تو وہ کیسے معاشی معاملات کو بہتر کریں گے؟ لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں یا جو اب تک میں نے دیکھا ہے، اس کا ٹھیکہ تو محسن نقوی صاحب کو ملا ہوا ہے۔ اینی ویز مجھے یہ بتا دیجئے، فروری 2025 کی ڈیڈ لائن دیا IMF نے حکومت کو گیس کی قیمتیں بڑھانے کی۔ دیکھیں سریاب بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو بھی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ ذمہ داران ہوتے ہیں، یہ تو ہسٹری میں اور ہم صحافیوں نے صرف رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور ہسٹری نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح۔ یہاں جو بھی اقتدار میں آتا ہے، پچھلے 10 وزیر داخلہ دیکھ لیں، آپ کو سب ایسے ہی ٹھیکیدار ملیں گے۔ محسن نقوی یہ نہیں ہے کہ کچھ سینگ نکلے ہوئے اور وہ کچھ زیادہ خرابیاں کر رہے ہیں یا زیادہ اچھائیاں کر رہے ہیں، سب مور اور لیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کی پرفارمنس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ اتنے اسپیشل ہیں، اتنے عہدے ملے ہوئے، عمران صاحب آپ کسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں عہدے ملنا تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، عہدے ملنا جو ہے وہ تو کسی بندے کو جتنے بھی عہدے ملے، یہاں پہ یہ پہلی مثال ہے کہ ان کو 2 عہدے ملے ہیں، یہاں لوگوں کو 4 عہدے ملتے رہے ہیں۔ یہاں ایک بندہ آرمی چیف بھی رہا ہے، وہ صدر پاکستان بھی رہا ہے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو بھی رہا ہے، اس وقت تو آپ انہیں ٹھیکیدار نہیں کہتے۔ جس وقت ایک سویلین آدمی ہے جو اس کو 2 عہدے مل گئے تو آپ کو وہ ٹھیکیدار نظر آتا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئی محسن نقوی کی تعریف، اب مجھے یہ بتائیں یہ جو فروری 2025 کی ڈیڈ لائن ہے عمران یعقوب صاحب، اس پر آ جائے۔ ہاں جی، اب دوسری بات آ جاتے ہیں یہ کہ معاشی جو صورتحال ہے، حکومت جو ہے، جب وہ جواد فیضی صاحب نے جو بات کی کہ جب آپ مانگے تانگے سے کریں گے تو آپ کو شرائط تو ماننا پڑیں گی۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک طرف تو دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ گیس جو ہے اس کی حالت بڑی بری ہے، گیس ہے نہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ نے LNG اتنی زیادہ خرید لی اور مہنگی خرید لی کہ آپ کو جو گیس کے کنویں ہیں ان میں سے گیس بھی کم نکالنا پڑ رہی ہے۔ آپ نے ایک کارگو واپس کر دیا اور مصدق ملک صاحب نے آگے خوشخبری سنائی ہے کہ ایک اور مزید جو ہے ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری کیونکہ LNG کا خریدار کوئی نہیں ہے، بجلی والے نہیں لے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی بنانے والوں کی جب بجلی بک ہی نہیں رہی تو انہوں نے LNG لے کے کرنا کیا ہے۔ تو مسائل یہ سارے ہیں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوتی اس سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اچھا جواب رضوان رضی صاحب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اکانومی پر ایکسپرٹیز ہے ان کی۔ بالکل، میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہے۔ رضوان رضی صاحب، یور ٹیک آن دس، تعلیم، صحت اور ٹیکس ریونیو تینوں میں ہی حکومت جو ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہی ہے ان ٹارگٹس کو جو کہ طے کیے گئے تھے IMF کے ساتھ۔
जी, यूक्रेन की वॉर के बायस इस वक्त एलएनजी जो है वो $40 पर MMBTU से नीचे दस्तयाब नहीं है, और जो हमारे लिए फीजिबल नहीं है। $40 पर MMBTU का मतलब है कि हम पाकिस्तान के अंदर कम से कम 2200 रुपए पर MMBTU के ऊपर अपने कंज्यूमर को गैस फराहम करेंगे, और अगर हम 2200 पे करेंगे तो जो इस वक्त हम फराहम कर रहे हैं वो तकरीबन कुछ 1200-1300 रुपए पर MMBTU के ऊपर अपने जनरल कंज्यूमर को फराहम कर रहे हैं। तो IMF ये कहता है कि भाई जब आप आलमी मंडी से 2200 रुपए पर MMBTU खरीद रहे हो तो सब्सिडाइज क्यों कर रहे हो, उतनी कीमत पे ही उनको बेचो और ये पास ऑन करो। IMF को हम क्या कहें, मतलब वो कहता है या तो आपके पास पैसे हों तो आप इसमें सब्सिडी दे दें, नहीं तो फिर डोमेस्टिक गैस को भी इंटरनेशनल प्राइस पे बेचें। हम अपने लोगों का ध्यान करने के लिए हमें ये लॉस बेयर करना पड़ रहा है। सही। और दूसरी बात ये है कि पहले जो 180 अरब रुपए का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था वो इतना नहीं था कि उसके ऊपर परेशान हुआ जाए। अच्छा। लेकिन जो फरवरी की फोरकास्ट की जा रही है, मतलब 6 मंथ की फोरकास्ट है, वो तकरीबन 350 से क्रॉस कर रही है। ये इस काबिल है कि इसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया जाए, और इसका जो पिछली दफा उन्हें हल पेश किया गया था वो ये था कि जी हम पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ा देंगे और ये 500 अरब रुपया हम वहां से उठा लेंगे। लेकिन अगर ये इतना हो गया है तो ये 500 अरब रुपए से ऊपर मामला जाएगा और सरकार को कुछ और भी मेजर्स लेना पड़ेंगे। इससे तो यही दार ठीक है। इसार राना साहब, मेजर्स अगर लेती है सरकार तो जाहिर सी बात है एक तरफ सियासी मामलात में घिरी पड़ी हुई है, मुश्किलात का शिकार है, दूसरी तरफ से मौशी मामलात, फैसले लेना हुकूमत के लिए भी थोड़े से कठिन हो जाएंगे। लास्ट मिनट है मेरे पास, प्लीज। नहीं, फैसले कहाँ उन्होंने करने हैं, उनमें इतनी अहलियत ही नहीं है फैसले करने की। अगर करने की होती तो इनका अपना कोई ज़ाती वज़ीर ख़जाना होता, बाहर से हमें उधार मांग के तो नहीं बिठाना पड़ता ना। और दूसरी बात यह कि बिल्कुल ठीक मुल्क चल रहा था, इमरान खान के दौर में 5.7 ग्रोथ रेट था। अचानक पता नहीं कहाँ किसको क्या पेट में प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने कहा कि ये 5.7 पे जा रहा है, इसे किस तरह रोका जाए और इसे फिर 1 तक या 1.25 तक लाया जाए, और उसके बाद जो कुछ ये हुआ अब आपके सामने। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बस ये हुकूमत जो है बस इसके ऊपर अल्लाह रहम वैसे नहीं करेगा, अल्लाह रहम जितने इन्होंने फस्तायत का मुजाहरा किया, जुल्म सितम का मुजाहरा किया, चले अवाम को अपनी है ना इसारा ना साहब, वी जस्ट होप सो कि अल्लाह ताला पाक शहरियों पर अपना रहम व करम करे। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।